हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th की मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ बचे हुए चैप्टर्स के हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या कह लो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो जो चैप्टर हमने उठाया है वो है हमारे पास यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपके एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। ये छोटा सा वीडियो मैं उसको डेडिकेट कर रहा हूँ। छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस 5.1 जो एक्सरसाइज है उससे पहले का आने वाला है। तो उसी चीज को जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और फटाफट पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th के मैथ्स के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहां पे जाके आप जो भी वीडियोस नहीं देख पाए हैं आप उनको देख लीजिएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए भाई, ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये देखिए कंप्लीट वीडियो नहीं होने वाली है यूक्लिड पे। कंप्लीट इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। ऑलरेडी 2 वीडियोस में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ इस टॉपिक का, आपके एक्सरसाइज का सोल्यूशन बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम इस चैप्टर की बाकी सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। क्लियर है बातें? चलिए, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ने से पहले आपको हल्का सा हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि ये यूक्लिड का ज्योमेट्री एक्चुअली चालू कहाँ से हुआ। तो यूक्लिड का जो ज्योमेट्री है, मतलब यूक्लिड की तो बाद में बात आएगी कि यहाँ पे जो शब्द ज्योमेट्री है ये क्या है। तो जो शब्द ज्योमेट्री है ये वो शब्द है जिसका ओरिजिन कह लो अर्थ के मेजरमेंट से हुआ। यहाँ पे जो जियो और मेट्री ये दोनों शब्द मिलकर बनता है ज्योमेट्री। तो जो जियो शब्द है उस जियो शब्द का मतलब होता है अर्थ और मेट्री शब्द का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ के मेजरमेंट से ही बना है आपका ज्योमेट्री शब्द और यही शुरुआत थी ज्योमेट्री की। पुराने समय में, जब बहुत पुराने समय की बात आप करते हैं तो वहां पे देखिए समस्याएं क्या होती थी कि भाई लोग जब ह्यूमन सेटलमेंट्स बना रहे थे, जब चीजें स्टार्ट हो रही थी तो वहां पे खेत होते थे तो खेत का मेजरमेंट करते थे। वहां पे उनको कोई रोड बनानी है तो रोड किस एंगल से जाना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसका मेजरमेंट होता था। तो आज के समय में जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं ना वो थ्योरेटिकल ज्योमेट्री है और जो ज्योमेट्री वो यूज करते थे वो अप्लाइड ज्योमेट्री थी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी। तो वहां पे इस चीज की शुरुआत हुई थी ज्योमेट्री की। और धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब भैया उसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, कहीं किताब में लिखे कहीं कुछ तो लिखें, तो उसको थ्योरेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट किया गया और धीरे धीरे जो है आज आपके सामने किताब के रूप में ज्योमेट्री मिलती है। इनफैक्ट आज भी इसका एप्लीकेशन भरपूर है। आप कहीं पे देखें, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज्योमेट्री जो है बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री को आप स्किप अप कर सकते हैं, ये होता है ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टास्क। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हुई ज्योमेट्री की, भाई लोगों को जरूरत पड़ी तो उन्होंने इस सब्जेक्ट का आविष्कार किया, इसका इन्वेंशन किया, इसको अप्लाइड फॉर्म में इन्वेंट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री की जो स्टडी है वो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे, पहले देश तो नहीं, पहले सिविलाइजेशंस होते थे, है ना, सभ्यताएं होती थी, जैसे इंडिया में, इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, चाइना में, ग्रीस में, हर जगह पे ज्योमेट्री की स्टडी की गई। उसके बाद यहां पे लिखा गया है कि ज्योमेट्री जो एंशिएंट टाइम्स में था वो क्यों यूज किया जाता था। आज आप ज्योमेट्री क्यों यूज करते हो? नंबर लाने के लिए, है ना भाई। आप तो इसीलिए पढ़ रहे हो ना जैसे आप नंबर ला पाओ एग्जाम में। हाँ, ये तो एक रीजन है ही, साथ में आप सीखने के लिए भी कर रहे हो, मुझे मालूम है। पर एंशिएंट टाइम्स में ऐसे नंबर लाने के लिए सिर्फ ज्योमेट्री नहीं पढ़ी जाती थी। एंशिएंट टाइम्स में ज्योमेट्री पढ़ी जाती थी भाई आपके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, नक्शा मैप बनाने के लिए, सिटीज को प्लान करने के लिए, इन सब चीजों का यूज किया जाता था। मतलब इन सब चीजों को बनाने के लिए, यूज करने के लिए कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज होता था। यानी कि पुराने समय में ज्योमेट्री आपकी थी अप्लाइड, आपकी थी वो प्रैक्टिकल। आगे, इट वॉज इन ग्रीस दैट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री वॉज डन। और ग्रीस जो ऐसी सभ्यता थी, ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पे ज्योमेट्री का पहली बार थ्योरेटिकल स्टडी, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट हुआ। यानी कि पहले के सभ्यताओं में, पहले के सिविलाइजेशंस में ज्योमेट्री को प्रैक्टिकली पढ़ा गया था, प्रैक्टिकली यूज किया गया था। लेकिन ग्रीस ऐसा पहला सिविलाइजेशन था जहां पे ज्योमेट्री कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है बच्चों के सामने, बच्चों तो नहीं, सभी लोगों के सामने
सामने ज्योमेट्री जो है थियोरेटिकल फॉर्म में रखी गई है। उसके आगे, थेल्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी सर्टेन प्रूफ्स रिगार्डिंग ज्योमेट्री। और ग्रीस में रहने वाला एक बंदा था थेल्स, कमाल का मैथमेटिशियन था, बहुत सारी चीजें उसने दी है। और जो थेल्स मैथमेटिशियन तो नहीं, उसको फिलोसोफर कहना ज्यादा होगा, क्योंकि पहले समय में फिलोसफी जो होती थी वो बहुत बड़ी ब्रांच होती थी और उसी में से कहीं एक मैथमेटिक्स निकल आई थी। तो मैथमेटिशियन कह लो, तुम फिलोसोफर कह लो। ये जो थेल्स था, ये पहला बंदा था जिसने कुछ प्रूफ्स निकाले थे ज्योमेट्री के साथ में। जैसे प्रूफ क्या, जैसे आज आप प्रूफ करते हो कि यार ये एंगल जो है 90 है, या फिर ये साइड जो है इसके पैरेलल है। यही प्रूफ्स किसने स्टडी किए थे? थेल्स ने स्टडी किए थे पहली दफा अपनी पढ़ाई में, अपने ग्रीस में। उसके आगे बोला गया है पाइथागोरस फर्दर डेवलप्ड ज्योमेट्री। अब एक बार थेल्स ने काम शुरू कर दिया ग्रीस में, जब थ्योरेटिकल स्टडी चालू हो गई, थेल्स ने थोड़ी पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद पाइथागोरस भाई साहब आए। पाइथागोरस भाई साहब ने उस चीज को क्या करा? और एक्सटेंड करा। आप पाइथागोरस का नाम एक ही जगह जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, पर ऐसा नहीं है। पाइथागोरस ने और भी बहुत सारी चीजें दी हैं जिनकी पढ़ाई आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, थोड़ा बहुत, मतलब इंटरनेट पे देखोगे ना तो पाइथागोरस ने सिर्फ वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं दिया, और भी बहुत कुछ दिया। हाँ, कह सकते हो कि वो उसका सबसे फेमस वर्क था। पर थेल्स की पढ़ाई को और आगे किसने बढ़ाई भाई? पाइथागोरस ने बढ़ाई। उसके बाद और फाइनली यूक्लिड कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज्ड इट इनटू द बुक कॉल्ड एलिमेंट्स। अब यहां पे एक समझदार व्यक्ति आया जिसका नाम था यूक्लिड। अब ये यूक्लिड क्यों समझदार था? तो देखो भाई, उस समय ग्रीस में हो या फिर कोई और सिविलाइजेशन में, अब एक बार थ्योरेटिकल स्टडी चालू हो गई, एक बार थेल्स ने थोड़े बहुत प्रूफ निकाल दिए, पाइथागोरस ने बात बढ़ा दी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बाकी लोग मुंह ताकते रहेंगे, उन दोनों को देखते रहेंगे। उन्होंने भी करना चालू किया। सभी लोगों ने, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कुछ कुछ काम करना चालू किया। उन सब ने भी कुछ थ्योरम्स निकाले, उन सब लोगों ने भी कुछ प्रूफ निकाले, उन सब ने भी कुछ स्टडी करी, उन सब ने अपनी चीजें देखी। उन सारी चीजों को कंबाइन कर दिया एक भाई साहब ने जिनका नाम था यूक्लिड। यानी कि यूक्लिड, ऐसा नहीं है कि यूक्लिड ने, तुम बोल दोगे हाँ कॉपी पेस्ट ही तो किया है, ऐसा नहीं है, उसमें उसके खुद के भी काम थे। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा का वर्क देखा और अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो यूक्लिड ने कुछ ऐसा ही काम किया कि वहां उसके समय से पहले जितना भी ज्योमेट्री में वर्क था, थ्योरेटिकल वर्क कह लो कि प्रैक्टिकल वर्क कह लो, उसने उन सारी चीजों को कंबाइन किया, अपनी भी मेहनत उसमें डाली, थोड़ा बहुत इधर उधर से छापा छुपा भी, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा सब कुछ करने के बाद उसने एक किताब बनाई और उस किताब का नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था उस किताब का? एलिमेंट्स। अब तुम बोलोगे सर उस किताब का नाम एलिमेंट्स ही क्यों? वो तो कुछ और भी रख सकता था। बिल्कुल सही बात है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है भाई? वो पहली ऐसी किताब थी, ईमानदारी से बता रहा हूं, वो पहली ऐसी किताब थी जिसमें ज्योमेट्री के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई थी कि क्या बताऊं। मतलब एक तरीके से कह लो ब्रेक थ्रू किताब थी। मतलब पहले ज्योमेट्री का काम जो था स्कैटर्ड था, हर जगह फैला हुआ था, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसका उसका नहीं मालूम, उसको इसका नहीं मालूम, बड़ा कंफ्यूजन था बहुत ज्यादा। यहां पे यूक्लिड बाबा ने अपना काम किया और उसने सारी चीजें कंबाइन करने के बाद एक बढ़िया सी किताब बनाई, एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स किताब बनी ना, ये बहुत ही फाड़ू किताब थी। क्यों किताब फाड़ू थी भाई? तो इसमें जो चीजें लिखी थी, इसने फंडामेंटल्स क्रिएट किए ज्योमेट्री के, और आज तक जो हम ज्योमेट्री कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, ये यूक्लिड भाई साहब की ही एलिमेंट किताब में लिखी वाली ज्योमेट्री है। ईमानदारी से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो यूक्लिड ने ये एलिमेंट किताब में ज्योमेट्री लिखी, उसके बारे में जो उसने बातें बोली, उसमें कमाल कमाल की चीजें जो उसने दिए, उन्हीं सारी चीजों का एक्सटेंशन जो है हम आज मॉडर्न टाइम्स में भी करते हैं। इसीलिए ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले ही आपको यह चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आई होप आपको बात जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स। जो एलिमेंट किताब थी उसको 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सच बता रहा हूं, एलिमेंट जो किताब थी उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है भाई। एंड दिस ज्योमेट्री इवेंचुअली केम टू बी नोन एज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मतलब उसने एक किताब को 13 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि क्या किताब रही होगी वो, और उसमें कितनी कमाल की बातें रही होंगी और कितनी सारी बातें रही होंगी। ठीक है। और आज जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, और उस ज्योमेट्री को क्या बोला गया? यूक्लिड की ज्योमेट्री बोली गई। यार उसने इतना मेहनत किया, उसको क्रेडिट तो बनता है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब यहां पे हुआ ये कि एक दफा जब यूक्लिड ने अपनी किताब बना दी एलिमेंट नाम की, उसने उसको 13 पार्ट में विभाजित करके तुम सबको दे दी,
तो यहां पे बात आई कि कुछ लोगों ने उसकी किताबें पढ़ी, उसकी किताबों को समझने से पहले, उसकी किताब में लिखी गई बातों को समझने से पहले, इनफैक्ट अपन जो ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में, उसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सी डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपके सामने मैंने लिखी है। एक एक करके मैं पढ़ देता हूं, यहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद पढ़ते से ही समझ जाएंगे। डेफिनेशन है, सबसे पहले उसने डिफाइन किया कि पॉइंट क्या होता है। सही बात है भाई, ज्योमेट्री में सबसे बेसिक और सबसे मतलब कह लो उसके बिना कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करे, वो कौन है, वो पॉइंट है। तो सबसे पहली दफा उसने डिफाइन किया पॉइंट क्या होता है। उसने बोला पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब उसने बोला कि पॉइंट जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एक यूनिट मतलब एक चीज है, उसके कोई पार्ट नहीं है। मतलब आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, यार मैंने ऐसा एक पॉइंट बना दिया, देख भी नहीं रहा होगा तुमको, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मैंने एक ऐसा पॉइंट बना दिया, अभी मैंने बड़ा बना दिया, तुम बोलोगे अरे देखो सर कितने सारे पार्ट हो गए। पर रियलिटी में बच्चों, जब आप एक पॉइंट बनाते हो और आपसे कोई कह दे इस पॉइंट का रेडियस क्या है, निकाल पाओगे क्या, तुम बोलोगे जूम कर लेंगे। यार ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल है, अप्लाइड है, तुम वहां पे माइक्रोस्कोप लेके थोड़ी बैठोगे जूम करने की, उसका रेडियस निकालो मिलीमीटर में और माइक्रोमीटर में, ये सब थोड़ी करोगे। यानी कि ये जो बोला उसने पहला शब्द की पॉइंट जो है क्या है, इसका कोई पार्ट नहीं है। सर क्या हमको ये डेफिनेशन याद रखने चाहिए? बच्चों यहां पे आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इनको अच्छे से पढ़िए जिससे ये दिमाग में बैठ जाए, और जब ये दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपकी ही मदद करेंगे, आपको एग्जाम में ही मदद करने वाले। ठीक है, अगला है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ये क्या बोल दिया सर? बच्चों आपको मालूम होगा एक रेक्टेंगल होता है, उसमें लेंथ होता है, उसमें एक ब्रेथ होता है, पर जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनाता हूं, क्या इस लाइन में लेंथ है? तो आप बोलोगे यस सर, इस लाइन में यहां से यहां तक लेंथ है। क्या इस लाइन में विड्थ है, ब्रेथ है? तो आप बोलोगे नो सर, लाइन में कोई ब्रेथ नहीं है, है ना, तुम ऐसे बोलते हो। अब तुम बोलोगे इस लाइन को भी पढ़ो, मतलब स्टेटमेंट को पढ़ो, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि जो लाइन होती है उसमें लेंथ तो होती है पर ब्रेथ नहीं होती। यानी कि एक लाइन जो होती है उसमें लेंथ तो होती है पर ब्रेथ नहीं होती, ये है इसका सेकंड डेफिनेशन। अब तुम बोलोगे अरे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको भी मालूम है, लाइन में लेंथ तो होती है ब्रेथ नहीं होती है, कौन सा बड़ा काम कर लिया यूक्लिड ने? बच्चों बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? तो सुनो, तुम ज्योमेट्री आज पढ़ रहे हो पकी पकाई। पकी पकाई का मतलब क्या? किसी ने मेहनत कर दी है, किताब लिख दी है, तुमको वो भी नहीं बनता, हम जैसे टीचरों की जरूरत पड़ती है तुमको समझाने के लिए, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कोई रोल नहीं है उसमें, तुम्हें मिल गया है और तुम्हें सिर्फ पढ़ना है और तुम एग्जाम देके आ जाओगे। जब यूक्लिड ने ये बातें लिखी, ये सारी डेफिनेशंस उसने लिखी, तो उसके साथ में उसको ये ज्योमेट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ये डेफिनेशन बताने वाला कोई नहीं था। उसने तो भैया सबका वर्क कलेक्ट किया, खुद का दिमाग लगाया, खुद का एनालिसिस किया, और फिर कहीं जाके जो है उसने ये बात लिखी, है ना। तो ये बात जो आज के कंटेक्स्ट में, आज के समय में आपको बहुत मामूली लगती है, कायदे से ये मामूली है नहीं। इनफैक्ट ये बात हम देखिए, ये जो ज्योमेट्री की किताब एलिमेंट्स लिखी गई थी, ये जो डेफिनेशन है, ये आज के कंटेक्स्ट में नहीं लिखे गए थे, बहुत सालों पहले की बात है। मतलब समझ लो 3000 4000 साल पहले की बात है। 3 ज्यादा ही बोल दिया होगा मैंने शायद, मेरे को इतना टाइम का अंदाजा नहीं है, पर फिर भी एक अंदाजा लगा लो, 2000 2500 साल तो पहले की बात होगी। उस समय उसने ये बातें कर ली। आज तुम्हें मैं बोल दूं कि कुछ नए डेफिनेशन अपने मन से बनाने, तुम्हारी तो मौत आ जाती है। तो सोचो उसने ये बातें लिखी है तो इसका सेंस बनता है। तो तुम ये मत सोचना अरे यार हमको तो मालूम ही है, ऐसा नहीं, और हम अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख देंगे, ऐसा भी नहीं भाई। जो उसने लिखा है अपने को रेस्पेक्ट करना है, एज अ मतलब भाई मैथ सॉल्व कर रहे तो मैथमेटिशियन की रिस्पेक्ट करनी है, ये इस डेफिनेशंस को अपने को ध्यान रखना है और अपने को यही डेफिनेशन एग्जाम में छाप के आनी है, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला डेफिनेशन, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर अ पॉइंट। सही बात है, जब एक लाइन बनती है उसका एक एंड होता है, दूसरा एंड होते हैं, दोनों एंड क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं ना। इनफैक्ट जब आप एक लाइन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप दो पॉइंट्स के बीच में लाइन बनाते हैं। तो वही तो बात इसने बोली कि जब एक लाइन होती है तो उसके एंड क्या होते हैं? उसके एंड जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, सीधी बात है ना। चौथा पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि उस पे ढेर सारे ऐसे ऐसे पॉइंट रहते हैं, ढेर सारे ऐसे ऐसे पॉइंट रहते हैं
इनफैक्ट आपने स्ट्रेट लाइन का तो डेफिनेशन भी पढ़ा है बचपन से कि स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। पढ़ा है ना कि स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप जोड़ते हो तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये डेफिनेशन यही बात बोल रही है कि स्ट्रेट लाइन क्या है भैया, इसमें पॉइंट्स रहते हैं जो कि इस पे ही रहते हैं। सही बात है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर ही है ना, ऐसा तो नहीं एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट यहां, सारे पॉइंट कहां है, लाइन के ऊपर है। ठीक है, सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं एक सरफेस बनाना चाहूं तो उसकी लेंथ होती और ब्रेथ होती है, यही होती है ना। सरफेस की हाइट नहीं हो जाती, वो सॉलिड्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सॉलिड्स कहलाता है। जैसे कि ये बोर्ड को ही देख लो, ये बोर्ड क्या है, एक सरफेस है ना। सरफेस क्यों है, तो यहां पे ये इसकी लेंथ रही और ये जो है इसकी क्या रही, विड्थ हुई। तो दुनिया में जितने भी सरफेसेस होते हैं उनके पास सिर्फ दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है उनका लेंथ और दूसरा होता है उनका ब्रेथ। ये बात विड्थ या ब्रेथ। ठीक है, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपने कोई सरफेस बनाई तो उसका ये रहा एक एज, ये एज क्या है, एक लाइन है। आपने सरफेस बनाई, ये रहा इसका दूसरा एज, ये भी क्या है, लाइन है। ये रहा इसका तीसरा एज, ये भी क्या है, लाइन है। ये रहा इसका चौथा एज, ये भी क्या है, लाइन है। यानी कि सरफेस एक ऐसी चीज होती है जिसके एजेस होते हैं। अब देखिए यहां पे जो मैंने सरफेस बनाया था, एक क्वाड्रिलैटरल बनाया था तो इसकी चार ही एज थी। अब ऐसा नहीं होता कि हर सरफेस का चार एज है। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो 3 एज होगा, अगर पेंटागन बनाओगे तो 5 एज होंगे। 10 एज वाले सरफेस भी बनते हैं, 20 एज वाले भी सरफेस बनते हैं। पर जितने भी सरफेस होते हैं उसके जितने भी एज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके लाइंस होते हैं। क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे, A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. Plane surface का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम उन पे लाइंस बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम उन पे ऐसी ऐसी लाइनें बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इस चीज को फील कर सकते हैं। कहां पे फील कर सकते हैं, आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा। इतनी बात तो तुम लोग मानते हो कि ग्राफ पेपर क्या होता है, एक सरफेस होता है। देखना उस पे कितनी सारी लाइनें बनी रहती है। ऐसा रहता है कि कोई लाइन ऐसे जाती है ऐसे उचक जाती है और फिर ऐसी चली जाती है, ऐसा तो नहीं होता। सारी लाइनें एकदम मस्त चलती है, ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो आखिरी डेफिनेशन है ये यही बोल रहा है कि अपना जो सरफेस होता है उस पे लाइंस जो होती हैं इवनली लाई करती है। इवनली लाई करने का मतलब ये है कि सरफेस में लाई करती हैं, सरफेस के ऊपर कूद के ऐसे नहीं चली जाती। ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, ये 7 डेफिनेशन है। कुछ और है क्या, नहीं, इतने ही डेफिनेशन थे। अब यूक्लिड, अब देखो डेफिनेशन तो हो गए, अब इसके बाद क्या हुआ, यूक्लिड ने दो चीजें बनाई। क्या बनाई यूक्लिड ने, दो चीजें बनाई। उसने एक कहा एक्सियोम और दूसरा कहा पोस्टुलेट। और ये आपके यूक्लिड ज्योमेट्री की जान बान और शान है। ईमानदारी से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला उसने, दो शब्द दिए उसने, एक बोला उसने एक्सियोम और दूसरा बोला उसने पोस्टुलेट। तो अब बात ये आती है कि एक्सियोम क्या है और ये पोस्टुलेट क्या है। तो सुनिए, एक्सियोम क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है। तो ये एक्चुअली बच्चों स्टेटमेंट्स हैं। क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। कौन से स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच डू नॉट हैव एनी प्रूफ। ये एक्सियोम और पोस्टुलेट ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना हमको चाहिए। हमको तो भैया इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। और मैं अगर बताऊं आपको तो ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक तरीके से लगता है यार ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो होना ही था, इस तरीके के स्टेटमेंट रहते हैं। और यूक्लिड ने ये एक्सियोम और पोस्टुलेट अपनी किताब में लिख के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सियोम और पोस्टुलेट हम जनरल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा ये एक्सियोम और पोस्टुलेट तो आपको रियलाइज होगा यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी है, ये तो बड़े कॉमन है, ये तो हम खुद जानते हैं। आप खुद ऐसा बोलोगे जब पढ़ोगे उनको। और यही बात है इनकी। देखिए आगे देखिए, तो इनका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप बात मानते हैं। आगे, These are obvious universal truths and are accepted as it is. ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि obvious universal truth हैं। ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब कि मतलब ये सच्चाई है जिनको आप मान लीजिएगा और जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो एकदम सही बात बोली इन्होंने। इस टाइप के स्टेटमेंट्स ये होते हैं, इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं एज इट इज। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे, द टर्म पोस्टुलेट इज यूज्ड फॉर दो स्टेटमेंट्स दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ज्योमेट्री। अब सुनिए, ये जो एक्सियोम है ये थोड़ा सा
जनरल शब्द है। क्या है? एक जनरल शब्द, यानी कि एक्सियोम जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या पीछे लिखा है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोले? दो शब्द, एक एक्सियोम, दूसरा पोस्टुलेट। फिर मैं आपसे कहता हूं कि एक्सियोम और पोस्टुलेट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, जिनको एज इट इज हम एक्सेप्ट करते हैं। और फिर मैं आपसे कहता हूं एक्सियोम एक जनरल शब्द है। जनरल शब्द मतलब मैथमेटिक्स के लिए जनरल, मतलब मैथ्स में ऐसे सारे स्टेटमेंट्स जो कि जनरल ट्रूथ्स लगते हैं वो एक्सियोम कहलाते हैं। पर जो दूसरा शब्द पोस्टुलेट है ये भी जनरल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको भी एक्सेप्ट करो, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये वो स्टेटमेंट्स हैं, जो पोस्टुलेट की बात कर रहा हूं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्री में ही अप्लाई होते हैं। कहां अप्लाई होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही अप्लाई होते हैं और ज्योमेट्री के अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके पोस्टुलेट कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूं अपनी बातों को, तो बच्चों ऐसा समझो, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है। कैलकुलस का नाम आपने नहीं सुना होगा, पर तब भी आप थोड़ा सा जानिए कि मैथमेटिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें अलजेब्रा आता है, जिसमें ज्योमेट्री आता है और जिसमें और भी बहुत कुछ आता है। लेकिन आपने आज तक अलजेब्रा और ज्योमेट्री का नाम सुना है, तो मैं इसी पे बोलूंगा, और भी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। तो एक्सियोम वो स्टेटमेंट हैं जो कि पूरे मैथ्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि जनरल पूरी मैथ्स की बातें कर रहे हैं। मतलब अलजेब्रा में भी अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो एक्सियोम है, अगर ज्योमेट्री में भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी एक्सियोम है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की बात करनी है, तो ज्योमेट्री में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको हम बुलाते हैं क्या? पोस्टुलेट। बात समझ रहे हैं आप? यानी पोस्टुलेट शब्द आप तभी जोड़ेंगे, उन्हीं यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जोड़ेंगे जो कि ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं। पर एक्सियोम शब्द आप उन सबके साथ जोड़ सकते हैं जो कि जनरल मैथमेटिक्स में अप्लाई होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, थोड़ा बहुत तो अपन पोस्टुलेट और एक्सियोम का डिफरेंस समझ गए। कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियोम क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि मैथमेटिक्स के हर ब्रांच पे अप्लाई होता है। लेकिन पोस्टुलेट एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही अप्लाई होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, एक्सियोम को मैंने लिखा है, वही लिखा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ इन जनरल मैथमेटिक्स, मतलब जनरल मैथमेटिक्स में जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनके लिए एक्सियोम जो है अप्लाई होता है। अब यहां पे यूक्लिड्स के एक्सियोम है, टोटल देखिए 7 यहां लिखे हैं, 7 ही हैं, तो हमारे पास टोटल 7 एक्सियोम है। फटाफट इनको पढ़ते हैं और इनका एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं। देखिए भाई, पहला एक्सियोम हमें क्या कहता है? ये कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो इसका मतलब समझो, मान लो तुम्हारे पास ए है, मैंने ऐसा लिखा है ए जो है बी के इक्वल है, और मैंने लिखा है कि सी जो है वो भी बी के इक्वल है। एकदम ध्यान समझना, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। एक ए लिया, उसको भी बी के इक्वल कर दिया, एक सी लिया, उसको भी बी के इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों की ए और सी भी क्या होंगे? ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये है आपके यूक्लिड का पहला एक्सियोम कि चीजें जो सेम चीज के बराबर होती हैं वो चीजें आपस में क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। ये होता है अपना पहला एक्सियोम। क्लियर है? बढ़िया। अगला एक्सियोम ये कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल चीजों को इक्वल में ऐड करोगे तो जो नई चीज बनेगी वो भी इक्वल होगी। मैं समझाता हूं। मान लो तुमने लिखा 2 बराबर 2, ठीक है। अब तुमने इस तरफ भी 3 ऐड कर दिया और तुमने इस तरफ भी 3 ऐड किया, तो 2 3 5 और इधर भी 2 3 कितना? 5। अभी भी क्या है? इक्वल है। शुरुआत में क्या थे? इक्वल थे। अब भी क्या है? इक्वल है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि आपने दोनों तरफ क्या करा? सेम चीज को ऐड किया। इसको कहते हैं कि जब इक्वल चीज को इक्वल में ऐड करते हो तो जो नई चीज बनती है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये सेकंड एक्सियोम। आगे तीसरा एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। भैया एक्सियोम नंबर 2 में चीजों को ऐड किया था, तो एक्सियोम नंबर 3 में चीजों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए 5 जो है 5 के इक्वल है ना भाई? इसमें भी 3 को घटाया, इस तरफ भी 3 को घटाया, तो 5 में से 3 2, 5 में से 3 2, तो 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यानी कि जब बराबर चीजों में से बराबर चीजों को घटाते हैं तो जो नई चीजें मिलती हैं वो क्या मिलती हैं? आपको इक्वल मिलती है। यही है आपका स्टेटमेंट कि इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द न्यू थिंग्स आर व्हाट? दे आर आल्सो इक्वल। चलिए आगे,
ये क्योंकि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बच जाती हैं चीजें, इसीलिए उसको रिमाइंडर्स बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला चौथा एक्सियोम है अपने पास, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कोइंसाइड का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से समझ लो, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर का नाम ए रख देता हूं, यहां पे एक दूसरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम क्या रख देता हूं, बी रख देता हूं। मान लो स्क्वायर ए जो है इसको कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड करता है मतलब भैया पूरा प्रॉपर जो है ढक देता है, ठीक है। मान लो ये ए वाला बी को क्या करता है, पूरी तरीके से ढक देता है विथ वन अनदर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। एक चीज अगर इसको पूरी तरीके से ढक देता है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें एक्चुअली क्या होंगी, ये दोनों चीजें एक्चुअली बराबर होंगी। इस तरीके से समझ सकते हो आप। ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर को ढक देगा तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा, उन दोनों का एज लेंथ क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा। वही है कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जैसे एक स्क्वायर ने दूसरे स्क्वायर को पूरी तरीके से ढक दिया तो उनके साइड का लेंथ भी सेम और उनका एरिया भी क्या, सेम। आगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब इसको पिज्जा से समझिए। भैया आपके पास पिज्जा है, उस पिज्जा में कितने स्लाइसेस होते हैं, जनरली 6 स्लाइसेस 8 स्लाइसेस होते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास पिज्जा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस हैं। इसमें से मान लो तुमने एक स्लाइस उठा लिया ये वाला और इसको तुमने ऐसा अलग रख दिया, तो ये बड़ा वाला पिज्जा क्या है, होल है, और ये छोटा वाला पिज्जा क्या है, उसका पार्ट है। तो बड़ा वाला पिज्जा बड़ा कि छोटा वाला पिज्जा बड़ा, ऑब्वियसली बड़ा वाला पिज्जा बड़ा, यानी कि होल जो होता है पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं समझे? देखो भाई, अरे ये तुम्हारा बड़ा पिज्जा है ना, उसका एक पार्ट निकाला अपन ने ये, ठीक है, उसका क्या निकाला अपन ने, पार्ट ये। एक बात बताओ, पिज्जा जब पूरा है तो उसको क्या बोलते हैं, WHOLE, होल। होल नहीं बोल रहा हूं, HOLE होल नहीं बोल रहा हूं, गड्ढा नहीं बोल रहा हूं, होल मतलब संपूर्ण, यानी कि पूरा। तो पिज्जा है हमारे पास पूरा और उसका एक छोटा सा पार्ट अपन ने क्या किया है, निकाल के रखा है ना। ये देख सकते हैं आप कि पिज्जा बड़ा जो है उसका जो होल है वो बड़ा है किससे, पार्ट से। यही चीज आपके एग्जाम में बोलने की बात कही गई है। एंड मैंने बोला था ना, बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट्स आपको लगेंगे। चलिए इसके बाद अगला देखिए, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें ऐसा बोला गया है, ऐसी चीजें जो दो गुना है सेम चीज के, वो एक दूसरे के भी बराबर है। समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा a बराबर 2b, मैंने क्या लिखा, a बराबर 2b, यानी कि a जो है b का क्या है, डबल है। फिर मैंने लिखा c भी है 2b, c जो है वो भी क्या है, b का डबल है। अब a जो है वो भी b का डबल है, c जो है वो भी b का क्या है, डबल है। इसका मतलब ये होता है जो a और c हैं आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। बात समझ में आ रही है? a 2b है मतलब b का डबल है, c जो है वो भी 2b है यानी कि b का डबल है। इसका मतलब a और c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज आपके अगले एक्सियोम में बोली गई है। और फिर सातवां एक्सियोम आता है जो ये कहता है, थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए a है जो कि b का क्या है, आधा है, ठीक है, और फिर आपके पास c है वो भी b का क्या है, आधा है। भाई a है वो भी b का आधा है, जो c है वो भी क्या है, b का आधा है। इसका मतलब जो a और c है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा आपके आखिरी एक्सियोम ने बोलने की कोशिश की है। बात आप समझ रहे हो? भाई a b का आधा है, c b का आधा है, तो a और c आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपके आखिरी एक्सियोम ने बोला है। चलिए, तो ये यूक्लिड्स के कुछ बढ़िया से एक्सियोम थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया है। अब उसके बाद यूक्लिड के कुछ पोस्टुलेट हैं, 5 पोस्टुलेट यूक्लिड भाई साहब ने दिए थे। अपन हर एक पोस्टुलेट को देख लेते हैं। बड़े सिंपल से पोस्टुलेट हैं। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के बीच में क्या की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, क्या एक स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या जाती है, बनाई जाती है। हमेशा ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 पॉइंट हैं आपके पास, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, तो उनके बीच में क्या बना सकते हो आप, एक स्ट्रेट लाइन को बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी पोस्टुलेट 1 के अंदर आता है एक्सियोम 5.1 जो कि कहता है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसमें यह बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक और एक ही लाइन पास कर सकती है, उसके अलावा पास नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों पॉइंट से कोई तीसरा लाइन निकल जाए, ऐसा नहीं होता। 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ही लाइन पास करती है। अगला पोस्टुलेट 2 बोलता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे लाइन बना ली, तो आप इस लाइन को इस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसी लाइन को इस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टर्मिनेटेड मतलब जो खत्म हो चुकी थी लाइन, लेकिन उसको खत्म मत समझो, चाहो तो तुम इधर भी बना सकते हो इनडेफिनेटली, मतलब जितना दूर उतना ले जाओ, और तुम चाहो तो उधर भी बना सकते हो, जितना दूर उतना ले जाओ। ये होता है टर्मिनेटेड लाइन का मतलब, इधर भी इंडेफिनेटली, उधर भी क्या इंडेफिनेटली। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद एक और पोस्टुलेट है अपना, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई आपके पास अगर एक सेंटर है और अगर एक रेडियस है तो आप हमेशा क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। तो ऑब्वियस है ना, अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट दे दिया एज अ सेंटर, एक पॉइंट दे दिया एज अ रेडियस, तो तुम क्या बना सकते हो, तुम जो है हमेशा एक सर्कल को बना सकते हो। यही बोला है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी पॉइंट एज सेंटर एंड विथ एनी रेडियस, जो कि आपके लिए यहां पे हमने बनाया भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल यहां बनाया है, दूसरा राइट एंगल मैंने यहां बनाया है, ये दोनों राइट एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा और हमेशा बराबर ही होंगे। ये कहलाता है आपका अगला पोस्टुलेट। बहुत ऑब्वियस है, पर बच्चों याद रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। पोस्टुलेट 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोस्टुलेट 5 ये कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than two right angles। मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। देखिएगा इसमें, देखिए क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, जस्ट अ सेकंड इसको वाइड कर लेते हैं अपन, जिससे अपन अरे भाई कितनी बार होगा, हाँ अभी आ गया सफेद, ये देखो। ठीक है, अब देखना जरा ये कहता क्या है आखिरी पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट 5वां ये कहता है कि मान लीजिए दो लाइनें हैं, ऐसी एक लाइन, दूजी ये लाइन। ठीक है, दो लाइनें हैं, इसको मैं L बोल देता हूं, इसको मैं M बोलता हूं, और ये जो है एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। भाई एक लाइन L है, दूसरी लाइन M है, इस पे क्या बन रही है, बन रही है एक ट्रांसवर्सल। तो यहां पे एक एंगल बनता है इधर, एंगल 1 बोलता हूं, एक एंगल बनता है इधर, एंगल 2 बोलता हूं, एक एंगल बनता है इधर, एंगल 3 बोलता हूं, और एक एंगल बनता है इधर, एंगल 4 बोलता हूं। ठीक है, अब एक बात देखना, अगर मैं यहां पे एक शब्द इस्तेमाल करूं टू राइट एंगल, तो पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। बच्चों वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं बोलूं दो राइट एंगल, तो उसका मतलब है 2 × 90 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट में ये बोला गया, पोस्टुलेट में हमें ये बोला गया है कि जब दो लाइनें होती हैं L और M और ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो जिस तरफ, एकदम ध्यान से सुनना, जिस तरफ एंगल का सम, जिस तरफ एंगल का सम 180 से होगा छोटा, यानी कि दो राइट एंगल से होगा छोटा, उसी तरफ जाके लाइनें जो होंगी मिलेंगी। क्या बोला मैंने, जिस तरफ एंगल का सम, ये कहता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस एंगल 1 और एंगल 2 को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये रहा ट्रांसवर्सल, इसके इस साइड में सेम साइड, ये रहा ट्रांसवर्सल, इसके इस साइड में, ये दोनों भी हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पर बच्चों यहां पे 3 और 4 का जो सम है ना, ये 180 से क्या है, बड़ा है। इधर 1 और 2 का सम क्या है, 180 से क्या है, छोटा है। क्या ये हमको देख के पता चलेगा, जी हां, ये आपको देख के पता चलना चाहिए। और इनफैक्ट यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट करेंगे। किस तरफ मीट करते हैं, जिधर एंगल का सम क्या होगा, 180 से छोटा। किस तरफ मीट नहीं करते हैं, तो जिधर एंगल का सम क्या होता है, 180 से बड़ा। ये कहलाता है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आई होप ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन स्टेटमेंट इस पोस्टुलेट में आपको नहीं है। चलिए, तो ये यूक्लिड के पोस्टुलेट हो गए। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कह लो टर्म है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, वो आपको स्टेटमेंट देख के पता चल जाएगा। अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एक जो एक्सियोम है, इनको हम कंसिस्टेंट तब बोलते हैं इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम द एक्सियोम अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट एनी एक्सियोम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। समझाता हूं हिंदी में, सुनो। अगर कोई एक्सियोम दिया है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोले कि इनकंसिस्टेंट बोले। तो कंसिस्टेंट हम तभी बोलेंगे जब वो एक्सियोम हमको कुछ ऐसी बात बोलता है जो बात ना स्वयं गलत है
और ना किसी और बात को गलत प्रूव कर रही है। समझे? वापस से सुनो, अगर तुमने बोला स्टेटमेंट अ लाइन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या बोला तुमने स्टेटमेंट अ लाइन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो एक एक्सियोम हो गया, सही बात है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तुम बोलोगे नहीं सही बात है, एक लाइन जो है दो पॉइंट्स के बीच में बनती है। क्या ये स्टेटमेंट किसी दुनिया के किसी दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है? क्या? मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। भाई लाइन दो पॉइंट्स के बीच में बनती है, क्या ये किसी दूसरे स्टेटमेंट को गलत बताती है कि नहीं नहीं भाई अब तू गलत हो गया, नहीं नहीं भाई अब तू गलत हो गया, ऐसा बता रही है? क्या नहीं बता रही ना। यानी कि ये जो एक्सियोम हो गया ये कंसिस्टेंट हो गया। अब मैं ऐसा ही बोल दूं कि अ लाइन इज फॉर्म्ड, अ लाइन व्हेन यू जॉइन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ लाइन इज फॉर्म्ड। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भैया जब तीन पॉइंट्स को जोड़ते हो तो तीन नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करते। तो मैंने कहा कि जब तीन पॉइंट्स को जोड़ते हो जो कि एक लाइन में लाई नहीं करते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं। क्या ये चीज सही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, जब हम तीन पॉइंट्स को जोड़ते हैं वो तो एक ट्रायंगल बनाता है। यानी कि हम यहां पे देख सकते हैं बच्चों कि जो बात हमने बोली वो स्वयं में गलत है। इनफैक्ट वो खुद तो गलत है ही है, साथ में हमारे ट्रायंगल को भी गलत बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई अब तू ट्रायंगल नहीं अब तू लाइन है। क्या बोला मैंने कि जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को जोड़ोगे एक लाइन बनेगी। क्या एक लाइन बनेगी? नहीं। यानी कि जो आपने एक्सियोम बोला वो गलत, साथ में उसने ट्रायंगल को भी बोल दिया क्या आज से तू ट्रायंगल नहीं आज से तू लाइन। ऐसा होता है क्या? ट्रायंगल को लाइन बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। तो इस एक्सियोम को जो मैंने अभी बोला इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अंतर? कंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब है एक ऐसा एक्सियोम जिसको बोलने पे कोई गड़बड़ी नहीं होती है और ना किसी और को समस्या है। और इनकंसिस्टेंट वो है जो खुद में भी गलत हो सकता है और मान लो खुद में सही हो भी गया तो किसी और को गलत कर दे, ऐसा भी हो जाता है। तो ये रहते हैं आपके यूक्लिड में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब, यही चीजें बतानी थी। अच्छा आगे उसके बाद कुछ बातें रहती हैं जो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्लिड्स बाय यूजिंग हिज पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स एंड अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग प्रूव्ड सर्टेन स्टेटमेंट। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो एक्सियोम और पोस्टुलेट है इनको कोई प्रूफ नहीं देना है, इनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लो यूक्लिड भाई ने दे दी। अब यूक्लिड ने बोला कि ठीक है यार एक्सियोम पोस्टुलेट तो अपने पास मिल गए, यूनिवर्सल ट्रुथ है। उन्होंने इन सब का इस्तेमाल करके, एक्सियोम का इस्तेमाल करके, पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ थ्योरम्स दिए, कुछ प्रूफ दिए और वही प्रूफ बच्चों आज के समय में हम पढ़ते हैं। तो जो यूक्लिड ये जो आप पढ़ते हैं ना कि इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, पैरेलल में ये प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल में ऐसा, इधर वो, ये फलाना ढिंकाना, ये सब यूक्लिड ने बनाया है। कहीं ना कहीं से यूक्लिड का रिलेशन है। और कैसे बनाया यूक्लिड ने? तो उसने इन चीजों को बनाया है जब उसने एक्सियोम, पोस्टुलेट और अपने दिमाग को कह लो या डिडक्टिव रीजनिंग कह लो, इन सब को कंबाइन करके बनाया उसने। आगे दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम। और जब वो ये सबको कंबाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? थ्योरम्स बोलते हैं। थ्योरम्स के अलावा एक और नाम है प्रोपोजिशन। तो कहीं थ्योरम्स की जगह प्रोपोजिशन शब्द आप देख लें तो घबराना जाइएगा, प्रोपोजिशन और थ्योरम सेम चीज होती है। यूक्लिड गेव 465 प्रोपोजिशन और थ्योरम। यूक्लिड भाई से ने 465 यानी कि 465 थ्योरम्स इन टोटल दी हैं। इन कमिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज थ्योरम्स और प्रोपोजिशन। और आने वाले चैप्टरों में हम इन्हीं थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं। कुछ बात समझ में आई बच्चों? यानी कि यूक्लिड ने एक्सियोम, पोस्टुलेट और अपने दिमाग या डिडक्टिव रीजनिंग को लगा के क्या बनाया? थ्योरम बनाई या प्रीपोजिशन बनाया। उसने 465 थ्योरम या 465 प्रीपोजिशन बनाए और आने वाले चैप्टर में इन्हीं में से कुछ प्रीपोजिशन और थ्योरम्स को हम पढ़ने वाले हैं 9th और 10th में। चलिए तो यही था आपका यूक्लिड का कौन भैया? ज्योमेट्री। और यहाँ पे बहुत छोटे से वीडियो के अंदर मैंने पैक करने की कोशिश की थी यूक्लिड्स की ज्योमेट्री को। डिटेल में पहले ही मैं एक घंटे की वीडियो बना चुका था दो, जो कि आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। यहां पे मेरी तरफ से आपको एक वन शॉट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था। आई होप इसने आपको हेल्प की होगी। अब जाते जाते देखिए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में तो आप जानते हैं कि ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे एजुकेशन आपको मिलता है कंप्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको कभी भी एक चैप्टर या दो चैप्टर या तीन चैप्टर पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैग्नेट ब्रेन से बच्चों बहुत
शानदार शानदार लोग पढ़ पढ़ के निकले और बहुत कमाल कमाल के नंबर लाए हैं। आप इनमें से कुछ के फोटो देख सकते हैं। अच्छा, ये फोटो थोड़े अच्छे से देखनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट है ना, मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है भाई। वेबसाइट पे जाओ, कैसे जाओगे तो www.magnetbrains.com करके जाओ, बढ़िया सा वेबसाइट आपको मिलेगा। देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कूपन कोड का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वॉच 100% फ्री। और ढेर सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सीबीएसई हो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं भाई। आपका एनटीएससी ओलंपियाड हो, सीयूईटी एग्जाम हो, आईआईटी जेई हो, नीट हो, या आप यूपी बिहार बोर्ड के हो, सब आपको प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इसको अब खत्म करते हैं। इतना अच्छे से बढ़िया तरीके से अपन ने वन शॉट रिवीजन बना लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे क्या डिस्कस करेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई यूक्लिड ज्योमेट्री में कई बार एमसीक्यूज तो आ जाते हैं एग्जाम में, तो जाते जाते हैं हम अगले वीडियो में यूक्लिड ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज को कर लेंगे डिस्कस। तो मिलते हैं कल तो नहीं, मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन।